ये जो पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका एक ही कारण है, ट्रिगर नहीं है, ये सब आईपीओ का खेला है। मार्केट का रिवर्स गियर भी देखने को हमने जो लेवल आपके साथ शेयर किए थे, अगर आपने फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिला होगा। शायद ये डील नहीं हो पाएगी और इस खतरे को भांप नहीं रही है कि एफआईआईज अवॉइड कर रहे हैं। पहला तो अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, 11.6% का डिक्लाइन देखने को मिला है। सर, कल के वीडियो में आपने कहा था कि 25,225 के ऊपर हमें लॉन्ग ही रहना है और जिन लोगों ने इसको फॉलो किया होगा उनको अभी तक 200 पॉइंट की प्रॉफिट तो मिला होगा। तो क्या ये टेक्निकल बाउंस था या फिर फंडामेंटली ड्रिवन रैली थी? ये ना टेक्निकल है और ना फंडामेंटल है। फंडामेंटल तो बिल्कुल नहीं है, टेक्निकल तब भी थोड़ा बहुत हम इधर उधर से एविडेंस कलेक्ट करके बोल सकते हैं। ये सारा आईपीओ का खेल है। देखो, मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया था कि इतने सारे आईपीओस इस महीने आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी आज के दिन भी आप देखिए तो करीब 4 से 5 आईपीओस ऑलरेडी ओपन हैं। अब जब एक साथ इतने आईपीओस आएंगे तो भाई कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको सेल नहीं करेगा मार्केट को, क्योंकि हर किसी के इंटरेस्ट का है कि वो इस आईपीओ में सब्सक्राइब करें और इसी वजह से जो है मार्केट में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अगर आप फंडामेंटल्स के फ्रंट पे ढूंढेंगे तो ऐसी क्या खबर आ गई? वो सीज़ फायर हो गया था। सीज़ फायर अगर नहीं भी होता तो हमारी इकॉनमी या मार्केट पर उसका क्या इम्पैक्ट था, एक्सेप्ट क्रूड का। क्रूड में भी $4-5 की बढ़ोतरी हुई थी। आई थिंक 72 73 तक ही हम मैक्सिमम गए थे। तो कोई ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, ये सब आईपीओ का खेला है और मुझे लगता है जल्दी ही हमें मार्केट का रिवर्स गियर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक रैली चल रही है एंजॉय करिए और हमने जो लेवल आपके साथ शेयर किए थे, अगर आपने फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिला होगा। ओके सर, आईपीओ पे आएंगे। फिलहाल मार्केट में तेज़ी तो हमें बहुत दिख रही है, पर क्या हम एक चीज़ भूल नहीं रहे हैं कि 9 जुलाई नज़दीक है और इंडिया यूएस डील का कोई अता पता है नहीं। इसके बारे में कुछ अपडेट है क्या? यार, ये तो अभी जो सिचुएशन बन रही है वो अच्छी नहीं लग रही है। देखो, काफ़ी टाइम से नेगोशिएशंस चल रही थी और नेगोशिएशंस में मामला हम जानते हैं कहाँ फंसा था, डेयरी और एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर भी किसी तरीके से शायद सरकार मान जाती, लेकिन डेयरी, हमारे देश के लिए डेयरी बहुत सेंसिटिव है। ओके, और अमेरिका पूरा टोटल कंट्रोल चाहता है डेयरी पे। लग रहा है कि बात नहीं बन पा रही है, शायद ये डील नहीं हो पाएगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है कि लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इंडिया ने WTO में जाके यूएस के अगेंस्ट में कंप्लेन किया है कि जो उन्होंने एल्यूमिनियम और स्टील पे जो टैरिफ्स लगाए हैं वो एज़ पर द रूल नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए और इससे हमें इंडिया को करीब $8 बिलियन का एक्सपोर्ट लॉस हो सकता है। ओके, साथ ही जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स पे टैरिफ लगाए उसके लिए भी कंप्लेन किया है। तो ये काम तो इंडिया 2 महीने पहले भी कर सकता था, नहीं किया ना। अभी वेट किया, अब कर रहे हैं, जबकि वो जुलाई 9 की डेट नज़दीक आ रही है। क्या ये इंडिया की तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स है? वी डोंट नो, लेकिन इतने नज़दीक हम आ गए हैं फाइनल डे तक और अभी तक डील क्लोज नहीं हो पाई है। दिस इज अ साइन ऑफ डेंजर। ओके, इसलिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने उस डील के लिए हम नहीं माने तो ट्रम्प क्या करेगा हम जानते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ। तो ही कैन गो टू एन एक्सटेंट टू सेटिस्फाई हिज ईगो। ओके, और आप नोट करो कि इसी की वजह से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं वो प्रेशर में चल रहे हैं, जिनकी डिपेंडेंसी यूएसए में है। तो ये चिंता की बात है। अब देखिए, 2019 में अगर आप देखें
उस वक्त ट्रंप आया था, उसने भी टैरिफ लगाए थे, पर इंडिया ने भी उसके रिटेलिएशन में टैरिफ लगाए थे। ट्रंप ने उस वक्त टैरिफ को थोड़े छोटे स्केल पर लगाया था, उन्होंने लगाया, इंडिया ने बोला ठीक है हम भी लगाएंगे। तो उन्होंने जो हम यूएसए से मंगाते हैं आलमंड्स, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, उस पर लगा दिया था। ओके, तो दोनों तरफ से लगे हुए थे, तो चल रहा था खेला। और फाइनली फिर जब बाइडन आया, क्योंकि बाइडन थोड़ा सा सेंसिटिव समझदार आदमी है कंपेयर टू दिस गाय, तो उसके साथ फिर नेगोशिएशंस हुए, गिव एंड टेक हुए, और फिर टैरिफ हट गए। ओके, तो ये सिचुएशन सही डायरेक्शन पे नहीं जा रही है, और मुझे इस वक्त लग रहा है कि आम जनता जो है ना, मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके नशे में एकदम चूर हो गई है, और इस खतरे को भांप नहीं रही है कि अगर 25% टैरिफ लगा दिया तो हमारे मार्केट्स का क्या होगा। सर, आज का मार्केट को देखें तो सारा दिन मार्केट ऊपर ही था, पर आईटी नहीं चढ़ा, ऐसा क्यों? देखो, आईटी की जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे की वैसे ही हैं। ओके, यूएस मार्केट्स पे इनकी टोटल डिपेंडेंसी है, और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है। ओके, वहाँ के जो कंपनीज़ हैं वो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं कर रही हैं, बिलिंग पे प्रेशर डाल रही हैं, और इसी वजह से इन सब की गाइडेंस हम जानते हैं सिंगल डिजिट में भी नहीं आ रही हैं। कई कंपनीज ने तो 2% 3% का गाइडेंस दे रखा है। ओके, तो सिचुएशन ख़राब है, और वही उनके प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप देखिए, इस साल आईटी इंडेक्स 10% डाउन है, निफ्टी जबकि करीब 6 to 7% अप है। ओके, तो ग्रॉसली अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, और अब तो खबरें आ रही हैं कि यूएस का जीडीपी भी काफ़ी वहाँ से बुरे संकेत आ रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। साथ ही आप देखो तो अभी सिचुएशन क्या है टैरिफ्स के फ्रंट में, वी डोंट नो क्या होगा। अगर जुलाई 9 तक डील नहीं होगी तो क्या होगा, क्या हमें वो पेनलाइज करेंगे हमारे फार्मा और आईटी कंपनीज़ पे कुछ एक्स्ट्रा टैरिफ लगा के, क्योंकि वो कर सकते हैं, तो उसका भी एक खतरा बना हुआ है। ये बात सही है कि काफ़ी फंड मैनेजर्स आईटी के स्टॉक्स को खरीद रहे हैं। ओके, करीब एक सर्वे के मुताबिक 20% से ज़्यादा फंड मैनेजर्स की जो फर्स्ट चॉइस है लास्ट जून के महीने में वो आईटी है, तो खरीद वो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आईटी के स्टॉक्स निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप देखो तो एफआईआईज़ अवॉइड कर रहे हैं। क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि उनकी वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टिंग नहीं है। इतने सारे नेगेटिव्स हैं, इतने सारे वेरिएबल्स हैं, और उनके जो वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी भी एक साल के जो प्रोजेक्टेड अर्निंग्स हैं, फॉरवर्ड पी जिसे हम कहते हैं, 27 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। ये उनके मल्टी ईयर एवरेजेस से काफ़ी ज़्यादा है। आप देखो, आपकी रेवेन्यू सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही है, लोअर सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही है। आपके यूएस जीडीपी की प्रॉब्लम्स हैं, आपके टैरिफ्स का खतरा लटका हुआ है, वैल्यूएशंस अभी भी आपकी हाई हैं। तो यहाँ से तो सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शन का स्कोप है। हाँ, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, वो शायद मार्केट को आउट परफॉर्म करते, आईटी इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते। ओवरऑल अगर हम सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे कंफर्ट की फीलिंग नहीं है, और वही आज भी देखने को मिला। मार्केट इतनी रैली देखने को मिली, पर ये डाउन रहे। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है, रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ़ यस, तो हमसे जुड़िए, और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा, और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। Invest for Alpha, a 2-day online workshop
जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ। 26 एंड 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, इन्वेस्ट लाइक अ प्रो, बी एन OG investor. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मार्केट तो लगभग ऑल टाइम हाई पर ही है, पर ये FIIs जो हैं ये एग्रेसिवली बाइंग क्यों नहीं कर रहे हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। देखिए ये जो पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका एक ही कारण है DIIs पैसा जम के पंप कर रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ इस साल 6 महीने में वो इन्वेस्ट कर चुके हैं मार्केट्स में, तो मार्केट को ऊपर जाना था। दूसरी तरफ अगर आप देखें, पिछले 3 महीने से FIIs तो ज़्यादा सेलिंग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं। पहले 3 महीने में तो वो सेलर थे। आपको पता है इस साल 6 महीने में उन्होंने कितना सेलिंग किया है? 1 लाख करोड़। तो दोनों फिगर्स रिकॉर्ड हैं। तो 3.5 लाख करोड़ जो DIIs ने बाय किया, ये तो मुझे लगता है 6 महीने का हाईएस्ट फिगर होगी अब तक की। और इनका 1 लाख करोड़ का सेल का फिगर पिछले 3 साल का हाईएस्ट सेल फिगर है। ओके, तो पिछले 3 महीने से इसलिए चढ़ रहा है क्योंकि FIIs एग्रेसिवली सेल नहीं कर रहे हैं। ओके, अब रिटेल भी मैंने कल आपके साथ शेयर किया कि वो 3 महीने के बाद वो भी बायर बन गया है। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि FII क्यों नहीं बाय कर रहे हैं? अगर सब कुछ इतना रोज़ी रोज़ी है, वो क्यों नहीं बाय कर रहे हैं? मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। पहली बात तो ये कि आप मुझे एक इंडस्ट्री बता दीजिए, हमारे इकॉनमी की एक इंडस्ट्री बता दीजिए जो एग्रेसिवली ग्रो कर रही है। कोई भी इंडस्ट्री आप मुझे बता दीजिए, मान जाऊँगा मैं। ओके, इसका प्रूफ मैं देता हूँ ग्रो नहीं कर रही है। अगर आप डिविडेंड की हिस्ट्री देखेंगे ना, पिछले 2 सालों से इंडिया इंक तो देखो प्रॉफिट कमा रहा है। कंपनीज तो प्रॉफिट कमाएगी, कैसे भी करके कमाएगी, मार्केटिंग कैंपेन चला के, डिस्काउंट लगा के, प्राइजेस बढ़ाकर, कैसे भी वो कमाएगी। उनको तो सेल्स वालों को बुलाएगी, टारगेट दे देगी, भैया हमें मीट करना है, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। वो कैसे भी करके बिजनेस ले आएगा। तो प्रॉफिट तो उन्होंने कमाए, मार्जिन कमाया। और मार्जिन का कर क्या रहे हैं? आइडियली जब इकॉनमी अच्छी होती है, कंपनीज अच्छी होती हैं, तो जो प्रॉफिट कमाती हैं उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं ताकि कंपनी ग्रो करे, बिजनेस ग्रो करे। 2 साल से हो क्या रहा है? पिछले 2 सालों से हाईएस्ट डिविडेंड पे किया जा रहा है। और वो डिविडेंड ठीक है शेयर होल्डर को तो मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि कई कंपनीज में शेयर होल्डर्स जो होते हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग जो होती है कम होती है। प्रोमोटर की 50%, 60%, 70% होती है। 2.5 लाख करोड़ का डिविडेंड वो निकल गए, प्रमोटर ने ले लिया। पिछले साल 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड लिया। तो अब सोचिए पिछले 2 सालों से वो क्या कर रहे हैं। जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओके, कोई भी अच्छी कंपनी जो होती है वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट करती है ताकि कंपनी ग्रो करे, बिजनेस ग्रो करे। आप अगर प्रॉफिट को अपने पर्सनल अकाउंट में ले जाकर उसे अपने पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपको अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको इकॉनमी पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ टाइम पहले ऐसी खबरें आई थी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिया इंक को बोला कि भाई आप बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये भी एक प्रूफ है कि जहाँ पे उनको शायद लग रहा है कि अरे यहाँ पे तो ज़्यादा मार्केट नहीं है, ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो भाई कैश लेके रख लो, कहीं एडिशनल टैक्स लग जाए, कुछ और प्रॉब्लम आ जाए तो भाई पैसे निकाल लो, यही चल रहा है। तो जब आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ नहीं मिलेंगी तो फिर आप मास स्केल पर पैसा क्यों लगाओगे, ये क्वेश्चन है। और इसीलिए वो नहीं लगा रहे। अब DIIs की बात अलग होती है, रिटेल का पैसा होता है, पैसा आ रहा है, सिप आ रहा है, उनको कहीं ना कहीं लगाना है, वो लगा रहे हैं।
एक तरीके से एफआईआईज़ को एग्जिट भी दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ का माल उन्होंने बेचा ना, प्रॉफिट ले गए ना, तो यही चल रहा है। तो इसलिए एफआईआईज़ जो है बाइंग नहीं कर रहे हैं। सर आईपीओ पे वापस आते हैं। कल हम लोगों ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के ऊपर बात की और आपने इसे अवॉइड करने को भी कहा, और आज का इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखे तो ये लगभग ठंडा ही था, बावजूद इसके कि इसके ऊपर एचडीएफसी का ठप्पा भी लगा हुआ है। ऐसा क्यों सर? देखो, पहले अगर आईपीओ के स्टेटस की बात करें तो रिस्पांस थोड़ा ठंडा है। ओके, अगर दूसरे आईपीओस को देखेंगे तो उसमें कई आईपीओस इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक ठंडा है। देखो, सक्सेसफुल तो ये हो जाएगा, ऑलरेडी 100% से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया, 1.16% सब्सक्राइब हो गया। अगर आप जो QIB का पोर्शन देखेंगे, करीब वो 90% सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल में भी थोड़ा ठंडा चल रहा है, करीब 60-65% का सब्सक्राइब हुआ है। ओके, तो इशू तो पार हो जाएगा, लेकिन रेस्पॉन्स काफ़ी ल्यूकवार्म है। उसका रीज़न है, रीज़न क्या है कि अगर मैंने आपके साथ शेयर किया, एक तो इसका कस्टमर बेस जो है थोड़ा पुअर है, इन द सेंस कि जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब है। ओके, लेकिन जो मेन रीज़न है ठंडा रिस्पॉन्स का, 2 रीज़न है। ओके, पहला तो अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, 11.6% का डिक्लाइन देखने को मिला है, जबकि पिछले साल ये 24% की रफ्तार से बढ़ा था। ओके, तो एक तो परफॉर्मेंस ख़राब हुआ। परफॉर्मेंस क्यों ख़राब हुआ? हम जानते हैं एनबीएफसीज़ की क्या हालत है, डिफ़ॉल्ट्स हो रहे हैं, प्रोविजनिंग कॉस्ट बढ़ रही है। ओके, इन और दिस कंपनी इज़ ऑल्सो नो एक्सेप्शन। तो ये सब प्रॉब्लम से सभी एनबीएफसीज़ की तरह ये भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो इस वजह से इनका प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आप देखें ओवरऑल सारा एनबीएफसीज़ की वही हालत है, हर कंपनी रो रही है डिफ़ॉल्ट्स को लेकर, और लोग ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम से हर बैंक जूझ रहा है, हम जानते हैं, हमने देखा है, और कई कंपनीज़ को इसका जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो इस वजह से रिस्पांस ठंडा है। अब आते हैं एचडीएफसी के ठप्पे की बात। जो लोग ये सोच के जा रहे हैं कि अरे अरे ये तो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है, कुछ भी हो एचडीएफसी तो है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी इस कंपनी में एचडीएफसी का 94% आई थिंक स्टेक है, 94 या 95 होगा। अब आईपीओ के बाद घट के ये 73% हो जाएगा। लेकिन आरबीआई का एक और फैसला आ सकता है, और वो ये कि अगर कोई कंपनी सिमिलर बिजनेसेस में है तो उसको शेयर होल्डिंग काफ़ी कम करनी पड़ेगी। अब आप देखो, एचडीएफसी इज़ अ बैंक एंड एचडीएफसी इज़ एन एनबीएफसीज। ओके, तो ऐसे में एक और डेवलपमेंट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कल हो, परसों हो, 1 साल में हो, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनको अपना स्टेक काफ़ी कम करना पड़ेगा, 20% तक गिराना पड़ सकता है। तो जब 20% स्टेक गिर जाएगा, फिर तो एचडीएफसी का ठप्पा हट गया ना, तो मैनेजमेंट तो कहीं और चला जाएगा। फिर तो हम नहीं कह सकते कि एचडीएफसी बैंक की कंपनी है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इसका जो पोटेंशियल है एचडीएफसी के नाम पे, वो भी थोड़ा क्वेश्चनेबल है, और इसी सब रीजंस की वजह से थोड़ा लीकवॉर्म रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। बाय द वे सर, बुलट्रैक पोर्टफोलियो 2.0 में आपने 10 स्टॉक्स तो डाल के रखे हैं। लास्ट उसमें आपने स्टॉक ऐड किया था 1 महीने पहले, तो उसका कोई अपडेट है? बड़ा मुश्किल हो रहा है स्टॉक्स को ढूंढना। स्टॉक्स की लिस्ट हमारे पास बनी हुई है, काफ़ी अच्छे 5-6 स्टॉक्स हमने रखे हुए हैं, लेकिन हम वेट कर रहे हैं प्राइस का, थोड़ा फेयर वैल्यूएशंस पर आ जाए। इतनी तेज़ी में अगर हम पैसे लगाएंगे, बेसिकली हम अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी लूज़ करते हैं, क्योंकि कल अगर बाज़ार में गिरावट हो जाए, अब इमेजिन करिए कल हमारी यूएस के साथ डील नहीं होती है, यूएस वाले टैरिफ ठोक देते हैं, मार्केट करेक्ट्स 10, 20, 15%। स्टॉक्स तो हम जानते हैं ज़्यादा गिरते हैं, 25%, 30% तक गिर जाते हैं, हमने देखा पिछले साल। तो कोई मैं बनावटी बातें तो नहीं कर रहा। तो क्या आप ऐसे सिचुएशन चाहेंगे कि हम इतने हाई वैल्यूएशन पर ख़रीदें कि हमारा मार्केट के साथ स्टॉक गिर जाए, मार्केट से ज़्यादा गिर जाए? हम ऐसे सिचुएशन नहीं देखना चाहते। तो इसलिए थोड़ा वेट करते हैं।
और होपफुली जुलाई 9th तक देख लेते हैं क्या होता है, फिर हम कोशिश करेंगे 2 से 3 स्टॉक ऐड करने का। अगर मार्केट में अच्छी गिरावट होती है तो और भी सस्ता हमें स्टॉक मिलेगा, ये तो अच्छी बात होगी हमारे लिए। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं? ओके, तो लास्ट जो हमने शेयर किया था कि 25,225 से ऊपर हमें बुलिश रहना है, तो वहाँ से हमें करीब 200 पॉइंट तो मिले। अब लगता है कि थोड़ा गाड़ी स्टेशन पर पहुँचती हुई दिख रही है, थोड़ा अब हमें कॉशियस रहना चाहिए। ओके, अब जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है? 25,500, ये लेवल को बेस बना के रखिए। अगर मार्केट इससे ऊपर चलता है, लेट इट रन, हो सकता है चल भी जाए एक आध दिन और, जब तक IPOs क्लोज नहीं होते हैं। तो 25,500 ये लेवल को हमें रखना है, इससे ऊपर लेट्स कैरी द पोजीशन। जैसे ये डाउन होकर सस्टेन करेगा, बेटर टू गेट आउट। ओके, मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्टेशन गाड़ी पर पहुँचती हुई दिख रही है, उसका रीज़न क्या है? आज का दिन अगर हम देखें, आज सीरीज़ हमारी ख़त्म हुई और अब नई सीरीज़ शुरू होगी। तो जुलाई के महीने में अगर हम देखें, प्रीमियम फ्यूचर्स के, निफ्टी फ्यूचर्स के प्रीमियम 90 है और अगस्त के 190 है, जबकि इस महीने के 190 होने चाहिए। अब देखिए, जुलाई के मंथ में हमने 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए, मार्केट इतना बुलिश रहा, सारा दिन ग्रीन में रहा। अगर वहाँ पर बाइंग प्रेशर होता तो निफ्टी के प्रीमियम्स और बढ़ते, 200-250 तक जाते। वहाँ पे हमें फॉल होता हुआ दिखा है। ओके, फॉल नहीं कहूँगा, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना, ओके, कम से कम 200 तो होना ही चाहिए था। हम 90 पर है। नेक्स्ट मंथ के अगस्त महीने की बात करूँ, वहाँ पे 192। तो प्रीमियम्स हमें जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सेल ऑन राइज हो रहा है। ओके, तो ये सारा खेल मुझे लगता है, इसका रिजल्ट कब देखने को मिलेगा? जुलाई 9 तक का वेट करते हैं, तब तक ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए 25,500 इज़ द की लेवल, इसके ऊपर एंजॉय द रैली।